हेलो स्टूडेंट। ध्वनि के पिछले वीडियो में हमने आपको ध्वनि तरंगों के बारे में बताया था। ध्वनि तरंगों के अंतर्गत आने वाले जो टर्म्स थे उनके बारे में बताया था। वी एन लैम्डा में रिलेशन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज का जो चैप्टर है उसमें ध्वनि में आगे बढ़ते हैं और जो कुछ भी रह गया था कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारा कवर कर सके। तो सबसे पहले आज आरंभ करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण, उनके जो अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आता है तारत्व, या इसे पिच भी बोला जाता है। आपने देखा होगा महिलाओं की और पुरुषों की ध्वनियों में यदि आपसे अंतर करने के लिए कहा जाए तो आप ये कहोगे कि पुरुषों की जो ध्वनि होती है वो मोटी होती है और महिलाओं की जो ध्वनि होती है वो अक्सर पतली होती है। यही तारत्व होता है। उच्च तारत्व वाली जो ध्वनि होगी वह पतली ध्वनि होगी और निम्न तारत्व वाली जो ध्वनि होगी वह मोटी ध्वनि होगी। यानी मोटी जो ध्वनि होगी उसे निम्न तारत्व वाली ध्वनि बोला जाता है और जो पतली ध्वनि होती है उसे उच्च तारत्व वाली ध्वनि बोला जाता है। ये जो पिच है इसकी माप नहीं की जा सकती है, तारत्व की कोई मेजरमेंट नहीं की जा सकती है। हाँ, इतना है कि निम्न उच्च तारत्व वाली जो ध्वनि होगी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मान लीजिए ये निम्न तारत्व वाली ध्वनि के लिए हमने वेव बना दी है, यानी मोटी ध्वनि के लिए। अब उच्च तारत्व वाली जो ध्वनि होगी वो पतली ध्वनि होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक हो जाती है इस तरह से। यानी 1 सेकंड में लगाए गए दोलनों की जो संख्या है वो यहाँ अधिक है और यहाँ पर कम है। इसकी माप नहीं की जा सकती है। मोटी जो ध्वनि होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और जो पतली ध्वनि है यानी उच्च तारत्व वाली उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। तो पहली एबिलिटी होती है पिच। ध्वनि के अंतर्गत जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट पिच। तो मनुष्यों की जो ध्वनि होती है वह हाई पिच, सॉरी लो पिच, और महिलाओं की जो ध्वनि होती है वह हाई पिच की ध्वनि होती है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके लिए वो है लाउडनेस, प्रबलता। प्रबलता ध्वनि जब हम आप सुनते हैं तो कोई ध्वनि धीमी होती है और किसी ध्वनि को हम तेज सुनते हैं। तेज जो ध्वनि होती है इसकी प्रबलता अधिक होती है, प्रबलता अधिक होती है। और जो धीमी ध्वनि होती है ये निम्न प्रबलता की ध्वनि होती है, निम्न प्रबलता। ये जो निम्न प्रबलता वाली ध्वनि होती है ये मृदु ध्वनि होती है। तेज प्रबलता वाली जो ध्वनि होती है यह अशेष, कानों को अशेष प्रतीत होती है। ये जो तेज प्रबलता वाली जो ध्वनि होती है इसमें यदि हम इनकी वेव बनाए, ये निम्न प्रबलता वाली ध्वनि के लिए यदि वेव इस तरह से है तो उच्च प्रबलता वाली ध्वनि के लिए इस तरंग के आयाम अधिक हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी वही रहती है, आयाम बड़े हो जाते हैं। आयाम बड़े हो जाते हैं यानी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये आयाम, इससे निम्न प्रबलता वाली ध्वनि से उच्च प्रबलता वाली ध्वनि के जो आयाम हैं वो बड़े हो जाते हैं। और प्रबलता को हमेशा डेसिबल में नापा जाता है या वाट पर मीटर में इसका मेजरमेंट किया जाता है प्रबलता का, ये ध्यान रखना है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी प्रबलता। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी गुणता, क्वालिटी, या टिम्बर बोलते हैं इसको। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है गुणता।
और टिम्बर। ये जो क्वालिटी है या टिम्बर है, ये ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर विभिन्न वाद्य यंत्रों से एक ही तीव्रता और एक ही आवृत्ति की ध्वनियों को जब हम सुनते हैं तो उनमें हम भेद कर सकते हैं। जैसे ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न वाद्य यंत्र हैं और उनसे निकलने वाली जो ध्वनि है हमारे कानों तक पहुंचती है मिक्स होकर, और हम अलग-अलग उन ध्वनि उत्पादक स्रोतों का ज्ञान कर सकते हैं कि इस ध्वनि का उत्पादक स्रोत कौन-सा है, हारमोनियम वाली ध्वनि कौन-सी है, ड्रम वाली ध्वनि कौन-सी है। तो गुणता ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा, इसे मैं थोड़ा-सा लिख देता हूँ, जिसके द्वारा विभिन्न वाद्य यंत्रों से निकलने वाली समान आवृत्ति व समान तीव्रता की ध्वनियों में भेद किया जाता है, ठीक है ना? यदि एक ही आवृत्ति की ध्वनि है तो उसे टोन कहेंगे, सिंगल फ्रीक्वेंसी। एक ही आवृत्ति की एक ध्वनि है तो उसे टोन बोला जाता है। विभिन्न आवृत्तियों की मिश्रित जो ध्वनि होगी उसे स्वर बोला जाता है। स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं नोट, उसे स्वर बोला जाता है। यानी एक ही आवृत्ति सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि होगी उसे हम टोन बोलते हैं, जैसे मोबाइल में होती हैं मोबाइल टोन, ठीक है ना? और विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियों का जो मिश्रण हो जाता है वह उसे स्वर बोला जाता है, ठीक है ना? और ये गुणता यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ध्वनि की जिसके कारण हम ऑर्केस्ट्रा का आनंद लेते हैं। विभिन्न आवृत्तियों की ध्वनियों को मिश्रित करके संगीत बनता है और हमारे कानों को प्रिय लगने वाला होता है। इसके बाद होती है तीव्रता। फोर्थ पॉइंट है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का। 4 पॉइंट ही है इसमें केवल। फोर्थ पॉइंट रहेगा इसका तीव्रता। तीव्रता, इंटेंसिटी, इसे लिख देते हैं हम। एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली जो ध्वनि ऊर्जा है वह तीव्रता कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये जो तीव्रता है प्रबलता से भिन्न है। इसका जो मात्रक आया था अभी वाट पर मीटर या डेसिबल, इसका मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ध्वनि की। इसके बाद आपको बताते हैं कि जो ध्वनि की चाल है वो किस तरह से विभिन्न कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। लेकिन उससे पहले हमने ध्वनि की चाल के लिए ध्वनि की चाल, आवृत्ति और लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य में संबंध स्थापित किया था। उसके कुछ सवाल भी किए थे। अब ध्वनि की चाल के बारे में किस तरह से प्रभावित होती है विस्तृत रूप से जानते हैं। तो सबसे पहले तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के लिए जो फॉर्मूले हैं वो लिखते हैं। देखिए, ध्वनि की चाल किसी भी माध्यम में उस माध्यम की प्रत्यास्थता, अब आते हैं स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल, ठीक है ना? तो यह किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रत्यास्थता और उसके घनत्व पर डिपेंड करती है। घनत्व आप जानते हो, पढ़ चुके हो कई बार, लेकिन प्रत्यास्थता 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नया वर्ड है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको।
तो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो प्रत्यास्थता और सेकंड है घनत्व। घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में आप जान चुके हो, 9th में कई बार कई तरह से आपको समझाया गया है। इलास्टिसिटी ये आपके लिए फर्स्ट पहला वर्ड है, तो प्रत्यास्थता को हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जब उस पदार्थ पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी आकृति और उसके आकार में परिवर्तन होता है, और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था को कितना प्राप्त कर पाती है, यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। जैसे रबड़ को हम खींचते हैं, ये जब खींच रहे हैं तो एक बल लगा रहे हैं, उसे डिफॉर्मिंग फोर्स बोल रहे हैं हम यहाँ पर। रबड़ को हम खींचते हैं, उसकी आकृति आकार में परिवर्तन होता है, जैसे उसे छोड़ देते हैं फिर से अपनी पूर्व अवस्था को वह प्राप्त कर पाती है, लेकिन उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन उसमें स्थापित हो जाती है, एक विकृति स्थापित हो जाती है। तो जो वस्तु डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद अपनी पूर्वावस्था को जितनी अधिक प्राप्त कर पाती है वह उतनी ही इलास्टिक कही जाती है, यानी उतनी ही प्रत्यास्थ कही जाती है। तो प्रत्यास्थता से मतलब आप समझ सकते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को कितना वो प्राप्त कर पाती है, जितना वो प्राप्त कर पाती है वस्तु उतनी ही प्रत्यास्थ कही जाती है। तो शॉर्ट में यदि प्रत्यास्थता के लिए मैं यहाँ लिखूं तो ये ऐसे लिख सकता हूं, हालांकि ये आपके लिए अगली जो क्लासेज होंगी 11th क्लास में आएगा, ये पूरा एक चैप्टर होगा, लेकिन फिर भी यहाँ समझने के लिए थोड़ा सा हम आपके लिए प्रत्यास्थता को लिख देते हैं, ठीक है ना। विरूपक बल बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को। विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रत्यास्थता कहलाती है। ठीक है ना। विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करती है, उसकी यही एबिलिटी को हम उसकी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता कहते हैं। रबड़ों में उसमें रबड़ वगैरह में आप देखते हो, और हालांकि जो वस्तु जितनी दृढ़ होती है ना वह उतनी प्रत्यास्थ होती है। आपको क्योंकि दैनिक जीवन में आप देखते हो रबड़ को खींचते हो, अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेती है, आपको लगता है कि रबड़ जो है सबसे इलास्टिक है, ऐसा नहीं है। प्रत्यास्थता का यदि गुण है तो रबर और स्टील की यदि बात करें तो स्टील में अधिक पाया जाता है, क्योंकि वह अपने जो पहली जो प्रारंभिक जो स्थिति है उसको अधिक प्राप्त कर पाती है स्टील। ठीक है ना। चलिए फिर पूरा इसके बारे में बताने लग जाएंगे तो बहुत पूरा एक चैप्टर हो जाता है इसका। तो इतना समझना है केवल आपको कि विरूपक बल हटा लेने पर जो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने का उसकी जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता कहलाती है। तो जो स्पीड होती है साउंड की किसी भी माध्यम में, वो होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट बाई बटे डी। बाई है यहाँ पर प्रत्यास्थता और डी है यहाँ पर घनत्व। अब मैं यहाँ पर जो ध्वनि की चाल है, ठोस में क्या होती है, द्रव में क्या होती है और गैस में क्या होती है, उसके लिए एक एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, और फिर ध्वनि की चाल किस तरह से प्रभावित होती है वो समझना इजी होगा हमारे लिए। नंबर 1, ठोस में ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल के लिए जो फॉर्मूला है अंडर रूट बाई बटे डी। अंडर रूट वी इज इक्वल टू अंडर रूट बाई बटे डी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बटे घनत्व। यहाँ आप ई ले लेते हैं, किसी भी मीडियम के लिए बाई जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाता है, तो यहाँ ई लिखते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता बटे घनत्व इसके रूप में। ठीक है ना। अब ठोस पदार्थों के लिए v इक्वल टू अंडर रूट बाई बटे डी, यहाँ ये जो बाई है ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, द्रवों के लिए
द्रवों के लिए ध्वनि की चाल v इक्वल टू हो जाती है अंडर रूट b बटे d, अंडर रूट b बटे d। यहां पर b आयतन, द्रवों के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है और d घनत्व होता है। थर्ड, गैसों के लिए देखते हैं कवर हो रहा है पूरा। ठीक। गैसों के लिए ध्वनि की चाल जो होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट पी बटे डी। देखिए ये p बटे डी, ये जो फॉर्मूला दिया था, जो वैज्ञानिक थे न्यूटन, उनके द्वारा दिया गया था। इस फॉर्मूले से जब वायु में ध्वनि की चाल निकाली गई तो वह एग्जैक्ट नहीं आ रही थी, यानी कुछ जो चाल थी इस फॉर्मूले से निकालने पर जो वास्तविक ध्वनि की चाल होती है वायु में, उससे काफी कम आ रही थी। उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए थे लाप्लास, उन्होंने इस फॉर्मूले में संशोधन किया था और ये फॉर्मूला दिया था लाप्लास ने, गामा पी बटे डी। देखिए ये बाई है, ये गामा है, इसमें बाई मत समझ लेना इसको, मैं गामा को लिख देता हूं, गामा है, ये होता है सीपी बटे सीबी, ठीक है ना। और सीपी होती है वही सीपी और सीबी है, आपको 11th में पढ़नी होगी, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और ये होती है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात जो है वो गामा होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, ये सीबी होती है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। यदि हम गामा की बात करें, एक परमाणु गैसों के लिए गामा कांस्टेंट रहेगा, एक परमाणु जितनी भी गैसें होंगी उनके लिए गामा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। द्विपरमाणु जितनी भी गैसें होंगी उनके लिए गामा कांस्टेंट रहेगा। बहुपरमाणु गैसों के लिए गामा समान रहेगा, जितनी भी बहुपरमाणु गैसें होंगी, ठीक है ना। अब इस आधार पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उन सब के लिए जो घनत्व है वो देखिए किसमें आ रहा है, हर में आ रहा है। यानी कहने का मतलब है ध्वनि की चाल जो है घनत्व के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। घनत्व बढ़ेगा तो चाल घटेगी, घनत्व घटेगा तो चाल बढ़ेगी, ठीक है ना, घनत्व। अब हम ये जो तीन फॉर्मूले हैं इसमें थोड़ा सा आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है, अंडर रूट पी बटे डी, इस पे इसका जिक्र करते हुए हम विभिन्न कारकों के द्वारा ध्वनि की चाल किस तरह से प्रभावित होती है उसको हम जानेंगे अभी गैसों में। तो ध्वनि की चाल के लिए इन फॉर्मूलों से अभी v इक्वल टू ठोसों में आया था, ई बटे v इक्वल टू आया था बाई बटे डी, अंडर रूट बाई बटे डी यंग प्रत्यास्थता गुणांक बटे घनत्व। द्रवों के लिए आया था अंडर रूट बी बटे डी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बटे घनत्व। और गैसों के लिए आया था अंडर रूट गामा पी बटे डी, यानी गामा सीपी और सीबी का अनुपात, पी प्रेशर और डी घनत्व अंडर रूट में। इस आधार पर जब ठोस, द्रव और गैसों में ध्वनि की चाल निकाली गई तो देखा गया कि ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक और द्रव पदार्थों में उससे कम, और गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। गैस से अधिक ध्वनि की चाल द्रवों में होती है और द्रवों से अधिक ध्वनि की चाल होती है ठोस पदार्थों में। चलिए अब देखते हैं ध्वनि की चाल किस तरह से प्रभावित होती है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं नंबर 1, आवृत्ति तथा, और एक एक पॉइंट का डिस्कस करते चलेंगे किस तरह से जो है ध्वनि की चाल इन कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। नंबर फर्स्ट होगा आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य। सेकंड ले लेते हैं माध्यम की चाल। थर्ड पॉइंट लेंगे आर्द्रता पर, आर्द्रता।
सही है, आर्द्रता पर। फोर्थ पॉइंट लेंगे हम, क्या ले लें, दाब। और फिफ्थ पॉइंट लेंगे हम ताप पर। ये 5 पॉइंट लेंगे और इनके द्वारा जो ध्वनि की चाल है, 5 ही है ना, 5 है, ठीक है ना। अब इन 5 पॉइंटों के द्वारा ध्वनि की चाल किस तरह से प्रभावित होती है उसे समझते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, जिससे आपकी समझ में ढंग से आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो ध्वनि की चाल है, यदि ध्वनि की आवृत्ति बदल दें तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ध्वनि की जो चाल है, यानी उस तरंग की तरंग दैर्ध्य बदल दें तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य से ध्वनि की चाल का क्या रिलेशन है वो आप पढ़ चुके थे, v इक्वल टू एन लैम्डा, ये था, ठीक है ना। जैसे ही हम आवृत्ति बढ़ाते हैं, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाते हैं तो लैम्डा कम हो जाता है, और लैम्डा जैसे ही बढ़ाते हैं तो आवृत्ति कम हो जाती है, और इस तरह से एक दूसरे के प्रोपोर्शन में ये घटते और बढ़ते हैं कि ध्वनि की चाल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी ध्वनि है एन 3 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा है 0.2, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, तो लैम्डा हो गया 100 का भाग देंगे 0.02 मीटर, चाल हो जाएगी कितना, 3 इंटू 0.02, सॉरी आवृत्ति का मात्रक हमने मीटर पर सेकंड में लिख दिया जो कि गलत है, 100 ले लेते हैं साइकिल पर सेकंड, और आवृत्ति तो 1000 लेते हैं। चलो, आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जो स्वस्थ मनुष्य के द्वारा सुनी जाती है वो आवृत्ति, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ले लेते हैं हम 1000। तो v इक्वल टू हो गया, चलिए समझने की तो हम जो है इसको यह समझने के लिए ले रहे हैं कि आवृत्ति को चेंज करें तो ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, और तरंग दैर्ध्य को चेंज करें तो ध्वनि की चाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चलिए वो एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, यूनिट भी नहीं लगते हैं। मान लीजिए आवृत्ति है 3 और लैम्डा है 2, तो ध्वनि की चाल हो गई 3 गुणा 2 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड। यदि अब आवृत्ति कम कर दी जाए 2, तो लैम्डा बढ़कर, आवृत्ति कम हो रही है ना, लैम्डा बढ़कर उतना हो जाएगा जिससे कि चाल कांस्टेंट रहे, यानी 3। तो v इक्वल टू 2 गुणा 3 6। कहने का मतलब है आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, जिसे हम चाल कहते हैं ध्वनि की, v। तो तरंग दैर्ध्य बदलेंगे तो ध्वनि उसकी आवृत्ति अपने आप चेंज हो जाएगी, आवृत्ति बदलेंगे तो तरंग दैर्ध्य अपने आप चेंज हो जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी ध्वनि की चाल पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। तो आवृत्ति बदल देने से या तरंग दैर्ध्य बदलने से ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, नंबर 1। अब सेकंड पर आते हैं, माध्यम की चाल। मान लीजिए वायु है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और इसको आवाज दे रहा है, और वायु इस दिशा में बह रही है, वायु की चाल है W, और ध्वनि, ये जो आवाज दे रहा है उस ध्वनि की चाल है V। तो इस डायरेक्शन में, हवा की ही डायरेक्शन में जब ध्वनि चलेगी तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, और इस समय इसकी नेट चाल ध्वनि की हो जाएगी v प्लस डब्ल्यू। और यदि ध्वनि के विपरीत वायु बह रही है w चाल से, तो ध्वनि की चाल हो जाएगी v माइनस डब्ल्यू। यानी माध्यम की चाल का ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। यदि माध्यम की ही दिशा में ध्वनि की चाल है तो जुड़ जाती है, और ध्वनि की चाल माध्यम की चाल के विपरीत है तो ध्वनि की चाल में से माध्यम की चाल को घटाकर ध्वनि की चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। जब कोई वायु जब उसमें नमी आ जाती है तो उसे कहते हैं आर्द्र वायु। क्या कहते हैं? आर्द्र वायु, ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ह्यूमिडिटी। जैसे बरसात के दिनों में जो वायु है उसमें नमी आ जाती है, या अब जिस समय मौसम चल रहा है, ठीक है ना, तो रात में जो वायु होती है उस वो नमी युक्त वायु होती है, और दिन में वायु रहती है शुष्क वायु, इसमें नमी नहीं होती है, शुष्क वायु और नमी युक्त वायु।
नमी युक्त वायु। और यह जो नमी युक्त वायु है इसे बोल रहे हैं आर्द्र वायु। आपको नॉर्मली देखने में यह लगेगा कि नमी युक्त वायु जो होगी आर्द्र वायु, इसका घनत्व अधिक होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका नमी युक्त जो वायु है इसका घनत्व कम होता है शुष्क वायु से। शुष्क वायु से इसका घनत्व कम होता है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। और अभी हमने पढ़ा था घनत्व पर किस तरह से डिपेंड करता है, V प्रोपोर्शनल 1/√D। हमने ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में पढ़ा था। तो जो चाल थी घनत्व के इनडायरेक्टली, उसके घनत्व के स्क्वायर रूट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यानी घनत्व यदि कम होगा तो चाल बढ़ जाएगी। आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है शुष्क वायु से, तो उसकी क्या होती है, चाल बढ़ जाती है। यानी नमी युक्त वायु में चाल अधिक हो जाती है शुष्क वायु की अपेक्षा। नमी युक्त वायु में, शुष्क वायु की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक हो जाती है। फिर से समझ सकते हैं इसको। बरसात के दिनों में वायु जो है नमीयुक्त हो जाती है, जिसे आर्द्र वायु बोलते हैं, और जिसका घनत्व शुष्क वायु की अपेक्षा कम होता है। घनत्व कम होने के कारण आर्द्र वायु में जो ध्वनि की चाल है वह बढ़ जाती है। और ये हमने देखा होगा, हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में सीटी की आवाज दूर तक जाती है, या रात्रि में जब हम सोते हैं तो हॉर्न वगैरह की आवाज हम दूर तक सुन पाते हैं दिन की अपेक्षा, क्योंकि दिन में शुष्क वायु होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आर्द्रता हो गया दाब। दाब पर ध्वनि का दाब के कारण ध्वनि की चाल किस तरह से परिवर्तित होती है, यानी ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हमने पढ़ा था गैसों के लिए V = गामा P/D। तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि इससे हमें ऐसा लग रहा है कि जो चाल है प्रेशर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर बढ़ेगा तो चाल को बढ़ना चाहिए, और प्रेशर घटेगा तो चाल को घटना चाहिए। लेकिन इसे समझने के लिए हम एक काम करते हैं, एक मोल गैस लेते हैं, एक मोल गैस, और स्थिर ताप पर आदर्श गैस समीकरण एक मोल के लिए होता है PV = RT। ठीक है ना। यहाँ ये आयतन दे रखा है, किसी भी पदार्थ का हमें घनत्व निकालना होता है तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन V = हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। तो V की ये जो मान है m/d, इसमें रख देते हैं P × m/d बराबर RT, और हमें निकालना है P/d की वैल्यू। तो P/d बराबर हो जाएगा P/d, m इधर पहुंच जाएगा RT/m। तो यहां से गामा, ये वैल्यू निकालें गामा P/d, तो गामा का दोनों तरफ गुणा करते हैं, गामा P/d बराबर RT/m। ठीक है। क्योंकि हमने एक मोल गैस ली है तो ये जो द्रव्यमान है ये उस गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा। ये द्रव्यमान उसके अणुभार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, एक मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब हो गया इसका अणुभार होता है 32, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन है ये। ठीक है ना। और मोल कॉन्सेप्ट है, काफी बड़ा हो जाएगा, कभी फिर फुर्सत से समझाएंगे इसको। तो यहाँ ऑक्सीजन 32 ग्राम है जो कि कांस्टेंट है, और यहाँ हमने पहले लिखा है स्थिर ताप पर, ताप कांस्टेंट है। और ये जो R होता है यह सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है, यह भी कांस्टेंट है। तो गामा P/d = कांस्टेंट। यानी यदि दाब बढ़ेगा तो घनत्व ही बढ़ जाए, ये कांस्टेंट रखने के लिए, गामा तो कांस्टेंट है ही। यदि दाब बढ़ा तो उसी रेशियो में घनत्व भी बढ़ जाएगा, और दाब कम हुआ तो उसी रेशियो में घनत्व भी कम हो जाएगा। यानी गामा P/d मिलाकर ये कांस्टेंट रहेगा। तो दाब का स्थिर ताप पर दाब घटने या बढ़ने से ध्वनि की चाल पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसको उतारेंगे, इससे समझ में आएगा ये। ठीक है ना। और फिर ताप के लिए भी इसी से समझाएंगे अभी आपको।
तो पहले मैं लिख देता हूं दाब के लिए, यहां एक लाइन लिख देंगे, पूरा मिटा देते हैं, दोबारा कर लेंगे इसको अभी। क्या कर रहे हो? तो खराब है, तो रख दो इसे। स्थिर ताप पर क्या लिखेंगे यहां पर? स्थिर ताप पर। ताप स्थिर है तभी ऐसा होगा। ये स्थिर ताप पर दाब के परिवर्तित होने से ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो दाब के चेंज होने से ध्वनि की चाल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये स्थिर ताप की बात हो रही है, स्थिर ताप पर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ताप बदलने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, इस पॉइंट पे आते हैं। अभी वही हमने ध्वनि की चाल के लिए जो फॉर्मूला था, V इक्वल टू अंडर रूट गैसेस के लिए गामा पी बटे डी, और 1 मोल हमने गैस ली थी, तो उसके लिए आदर्श गैस समीकरण था पीवी बराबर आर टी, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। 1 मोल गैस का मतलब कितने ग्राम गैस हो गई? उसके अणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान। वी पी यहां से V इक्वल टू हो जाएगा एम बटे डी बराबर आर टी, यहां से P अपॉन डी इक्वल टू आर टी बटे एम, और यहां हो जाएगा गामा P बटे डी इक्वल टू गामा आर टी बटे एम। तो यहाँ गामा P बटे डी की जगह हम क्या रख देंगे? गामा आर टी बटे एम। तो चाल का जो फॉर्मूला आया आपका, ये आ गया ताप के लिए, V इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बटे एम। एक परमाणु गैस है, उसके लिए गामा कांस्टेंट रहेगा सभी गैसेस के लिए। उसी तरह से दो परमाणु गैस, बहुपरमाणु गैसों के लिए तो गामा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और ये उस गैस का अणु भार के बराबर ग्राम में द्रव्यमान है, जो कि कांस्टेंट है। और क्या चेंज हो रहा है? केवल ताप चेंज होगा। तो V प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट टी, यानी गैस की जो चाल है उस माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि ताप 4 गुना बढ़ जाएगा तो गैस की जो स्पीड, ध्वनि की जो स्पीड है वो दोगुनी हो जाएगी। ताप यदि 16 गुना बढ़ेगा तो ध्वनि की जो चाल है वह 4 गुनी बढ़ जाएगी। वर्गमूल के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए, ये पॉइंट हुए। अब इसके बाद आपको बताते हैं एक चीज, ध्वनि बूम। ध्वनि बूम, सोनिक बूम। ठीक है ना? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, ध्वनि बूम क्या होता है। जब कोई पिंड ध्वनि की जो चाल है उससे भी तेज गति से गमन करता है तो कहते हैं कि यह पराध्वनि की चाल से गति कर रहा है। और जैसे कि गोली, राइफल, रिवॉल्वर या बंदूक से निकली हुई गोली पराध्वनि की चाल से गमन करती है, जेट वायुयान पराध्वनि की चाल से गमन करते हैं। तो जब भी कोई पिंड पराध्वनि की चाल से गमन करता है तो प्रघात तरंग उत्पन्न करता है। ये प्रघाती तरंगों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इन प्रघाती तरंगों से संबंध वायु के दाब में परिवर्तन होने से एक बहुत ही प्रबल आवाज होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ध्वनि बूम। और इनमें इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि यह पास के मकानों की खिड़कियों के शीशों तक को तोड़ देती हैं, तथा कभी कभी भवनों को भी क्षति पहुंचा देते हैं। तो ये ध्वनि बूम है। एक बार फिर से समझ सकते हैं इसको, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिखने के लिए। जब कोई पिंड ध्वनि की जो गति होती है उससे भी तेज चलता है तो उसकी कहते हैं कि यह पराध्वनि चाल से गति कर रहा है। जैसे कि गोलियां
और जेट वायुयान। पराध्वनि चाल से गति करते हुए जो पिंड हैं वो प्रगात तरंग उत्पन्न करते हैं और ये प्रगाती तरंगों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है और ये इतनी बहुत ही तेज आवाज करते हैं और उस आवाज को कहते हैं सोनिक बूम, यानी ध्वनि बूम। ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ये पास के मकानों के खिड़कियों के शीशों तक को तोड़ देते हैं तथा कभी कभी भवनों को भी क्षति पहुंचा देते हैं। इसको लिख लेंगे, ध्वनि बूम। इसके बाद आपको बताते हैं सभ्यता का परिसर। सुनने की जो रेंज होती है मनुष्य के द्वारा, उसके बारे में बताते हैं आपको। रेंज ऑफ हियरिंग। स्वस्थ मनुष्य के द्वारा सुनने की जो रेंज होती है ध्वनि की, उस ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यानी वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज या 20 साइकिल पर सेकंड बोल सकते हो। वे ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के कानों के द्वारा उस ध्वनि को सुना जा सकता है। लेकिन 5 वर्ष तक का बच्चा या कुछ जंतु जैसे कुत्ता ये 20,000 से ऊपर तक की 20,000 से ऊपर आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को भी सुन सकते हैं। यानी 25,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को भी यह सुन सकते हैं। सभ्यता का जो परिसर है उस आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहली जो तरंगें होती हैं, बता देते हैं इसको। सभ्यता का परिसर है उस आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा जाएगा। पहली होती हैं श्रव्य तरंगें, यानी जिनको साधारण स्वस्थ मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है, श्रव्य तरंगें। दूसरी होती हैं सेकंड नंबर अपश्रव्य तरंगें। और थर्ड नंबर होता है पराश्रव्य तरंगें। तो वे तरंगें जिनकी आवृत्ति, वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, उनको श्रव्य तरंगें कहा जाता है। जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की होगी, उन तरंगों को श्रव्य तरंगें कहा जाता है और ये स्वस्थ मनुष्य के कानों के द्वारा आसानी से सुनी जा सकती हैं। इसी में यदि कोई व्यक्ति कम सुनता है तो वह एक श्रवण सहायक युक्ति का प्रयोग करता है। श्रवण सहायक युक्ति, जिसे कहते हैं आ रहा हूं, एक सेकंड बंद करना से अटा पागल। स्टूडेंट थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, एक गार्जियंस मिलने आ गए थे, तो चलिए आरंभ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य तरंगें, इनको बोलते हैं ऑडिबल वेव्स, जो सुनी जा सकती हैं, ऑडिबल वेव्स। अपश्रव्य तरंगें इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स। और पराश्रव्य तरंगें इन्हें बोला जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है ना। ये अभी जो बता रहे थे ना, कोई व्यक्ति कहते हैं ना ऊंचा सुनता है, ऊंचा सुनने का मतलब कम जो उसे सुनाई देता है, उसके लिए एक श्रवण सहायक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं हियरिंग एड, हियरिंग एड। ये जो श्रवण सहायक युक्ति होती है, एक बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है माइक्रोफोन,
दूसरा होता है एम्पलीफायर, और थर्ड पार्ट होता है इसका स्पीकर। जो लोग ऊंचा सुनते हैं या कहा जाए कि कम सुनते हैं, उनके लिए यह श्रवण सहायक युक्ति प्रयोग की जाती है, कानों में लगा देते हैं। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर। जब ध्वनि इस माइक्रोफोन पर पड़ती है तो ये माइक्रोफोन उस ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में कन्वर्ट कर देता है। जब विद्युत संकेत, देखिए यहां से लिख देते हैं, विद्युत संकेतों में, और जब विद्युत संकेत एम्पलीफायर को पहुंचते हैं तो यह इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता है, यानी बड़ा कर देता है, प्रवर्धित कर देता है। यह प्रवर्धित विद्युत संकेत, ये वाले, जब स्पीकर पे पहुंचते हैं तो स्पीकर फिर से इनको ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट कर देता है, और ये ध्वनि तरंगें कान के डायफ्राम पर पड़ती हैं और व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। तो श्रवण सहायक युक्ति के बारे में आपको बता रहे हैं। श्रवण सहायक युक्ति उन लोगों के लिए कानों में प्रयोग की जाती है जो कि कम सुनते हैं। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह उस ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदल देता है। विद्युत संकेत जब एम्पलीफायर पर पहुंचते हैं तो एम्पलीफायर उनको प्रवर्धित कर देता है, यानी बड़ा कर देता है। वो प्रवर्धित विद्युत संकेत जब स्पीकर पर पहुंचते हैं तो स्पीकर फिर से उनको ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट करके डायफ्राम पर, कान के डायफ्राम पर आपतित करता है, और जिससे कि जो कम सुनने वाला व्यक्ति है उसको ध्वनि साफ सुनाई देती है। अब इसके बाद पहुंचते हैं हम अपशब्द तरंगें, इंफ्रासोनिक तरंगें। वे तरंगें जो कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगें होती हैं वह अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। और ये तरंगें उत्पन्न करने के लिए बहुत बड़े वस्तु की या बहुत बड़े पिंड की आवश्यकता होती है। ये जो इंफ्रासोनिक वेव्स हैं, जब धरती के अंदर भूकंप आता है वहां से ये इंफ्रासोनिक तरंगें यानी अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। पराश्रव्य तरंगें भी होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति, वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से बहुत अधिक होती है, पराध्वनि तरंगें कहलाती हैं। इन पराध्वनि तरंगों का उपयोग हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक क्षेत्र में, और मानव शरीर के रोगों की जांच करने के लिए, और समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए, समुद्र में डूबे हुए जहाजों को ढूंढने के लिए, यानी पराध्वनि जो पराश्रव्य तरंगें हैं इनका जो यूज है हमारे जीवन में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो पराध्वनि तरंगों के यूजेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज बताएंगे आपको किस किस तरह से पराध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। पराध्वनि तरंगों का उपयोग, ये आप देखेंगे कि पराध्वनि तरंगों का उपयोग जो हमारे दैनिक जीवन में मानव शरीर के लिए भी, उद्योगों के लिए भी, और समुद्र में पराध्वनि तरंगों का विभिन्न तरीके से उपयोग किया जाता है। तो पहले छोटे पुर्जों को साफ करने में, छोटे पुर्जों को साफ करने में, तो वे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे जो बहुत ही छोटे होते हैं, या कुछ ऐसे विषम प्रकार के और आकार के पुर्जे जहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, सर्पिल के आकार की नली जहां तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है, वहां से उनको साफ करने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पराध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है वो बहुत ही अधिक होती है। इन छोटे पुर्जों को एक मार्जिन बिलियन में रखकर पराध्वनि तरंगों को भेजा जाता है। पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति से उन पुर्जों पर लगी हुई जो गंदगी है वह कंपन नहीं कर पाती है और उन पुर्जों से छिटक कर अलग हो जाती है और वो पुर्जे साफ हो जाते हैं। तो पराध्वनि तरंगें उन पुर्जों को साफ करने में किस तरह से काम करती है फिर से समझते हैं। पराध्वनि तरंगों के द्वारा वे विषम आकार के पुर्जे जहां तक हमारी पहुंच मुश्किल हो जाती है या सर्पिल के आकार की नली होती है, उनको मार्जिन बिलियन में रखकर पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। क्योंकि वह जो गंदगी है या जो डस्ट है जो पुर्जे के अंदर है
पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, उस आवृत्ति से वह डस्ट या जो गंदगी या कंपन नहीं कर पाती है और छिटक कर उस पुर्जे से अलग हो जाती है। तो इस तरह से छोटे पुर्जों को साफ करने में पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर है, उद्योगों में भी पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। धातु के ब्लॉकों में दरारों को पता करने के लिए, पुल भवन निर्माण में जो भी दरारें आ जाती हैं उनका पता करने के लिए पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए ये कोई धातु ब्लॉक है और यहाँ पर कोई दरार है इसमें, ठीक है ना, यहाँ से प्रेषित्र के द्वारा पराध्वनि तरंगों को भेजा जाता है और यहाँ संसूचक लगे होते हैं। देखिए, प्रेषित और दो शब्द आ रहे हैं, संसूचक और संसूचक। प्रेषित का मतलब है पराध्वनि तरंगों को भेजने वाला, प्रेषित करने वाला। संसूचक है ग्रहण करने वाला। तो वे धातु ब्लॉक और भवन निर्माण जिनमें दरारें आ जाती हैं, उन दरारों को पता करने के लिए पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जब पराध्वनि तरंगों को धातु के ब्लॉकों से ऊपर भेजा जाता है तो जहां दरारें आती हैं वहां से पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं और यहाँ संसूचक को मिल नहीं पाती हैं, और उस तरह से हमें पता चल जाता है कि यह दरार कहां पर है, जिससे कि पुल वगैरह की मजबूती बनी रहे, उस दरार को दूर कर लिया जाता है। दूसरा, मानव शरीर के आंतरिक जांच में, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है मानव शरीर की आंतरिक जांच में। इन पराध्वनि तरंगों के कारण ही मानव शरीर में विभिन्न रोगों का पता लगाया जा सकता है। ये जो पराध्वनि तरंगें हैं मानव शरीर के विभिन्न ऊतकों से जब गुजरती हैं और ऊतकों का घनत्व जब भी डिफरेंट होता है तो वहां से परावर्तित हो जाती हैं। इन परावर्तित पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है और उन विद्युत संकेतों की व्याख्या कर ली जाती है और उसे मॉनिटर पर प्राप्त कर लिया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है, और इसको कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा सोनोग्राफी। फिर से समझेंगे। मानव शरीर की आंतरिक जांच करने के लिए पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जब ये पराध्वनि तरंगें मानव शरीर के आंतरिक अंगों के विभिन्न ऊतकों से जब गुजरती हैं और ऊतकों के घनत्व में परिवर्तन होने से ये पराध्वनि तरंगें जो परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलकर उनकी व्याख्या कर ली जाती है और प्रतिबिंब जो है मॉनिटर पर या फिल्म पर मुद्रित कर दिया जाता है। इसे अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा गर्भाशय में भ्रूण की भी जांच कर ली जाती है, जैसे कि उसके जन्मजात दोष और वृद्धि की अनियमितताएं। दूसरा, ये पराध्वनि तरंगों के द्वारा हृदय के प्रतिबिंब भी प्राप्त किए जाते हैं। हृदय के विभिन्न भागों में पराध्वनि तरंगों को भेजा जाता है, वहां से परावर्तित होकर हृदय के जो विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, इसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इको कार्डियोग्राफी, इसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इन पराध्वनि तरंगों के द्वारा ही गुर्दे की जो पथरी होती है, पराध्वनि तरंगों के कारण उस गुर्दे की जो पथरी होती है छोटी वाली, उसके महीन टुकड़े कर दिए जाते हैं और उस पथरी को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमने 3 यूज पराध्वनि तरंगों के लिए के आपको बताए। एक तो छोटे पुर्जों को साफ करने में, उद्योगों में, और मानव शरीर की आंतरिक जांच के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरा या फोर्थ प्रयोग समझ लेते हैं इसका, या अलग से हेडिंग डाल लेंगे आप, सोनार। इसे बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
इसमें सोनार के दो भाग होते हैं। ये किसी जहाज में या किसी नाव में, बोट में लगा दिया जाता है। इसका यदि मैं चित्र बनाऊं, थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं, समझने में आसानी रहेगी। ये मान लीजिए कोई नाव है, यहाँ एक प्रेषित्र है। प्रेषित्र क्या करेगा? पराध्वनि तरंगों को भेजने का काम करता है। ये संसूचक है जो कि पराध्वनि तरंगों को जो परावर्तित पराध्वनि तरंगें होंगी उनको ग्रहण करने का कार्य करेगा। और मान लीजिए ये समुद्र में है, प्रेषित्र क्या करेगा? इन पराध्वनि तरंगों को भेजने का कार्य करता है, और जैसे ही ये किसी अवरोध से टकरा कर लौटती हैं, संसूचक इनको ग्रहण करने का कार्य करता है। सोनार एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम समुद्र की गहराई पता कर सकते हैं, समुद्र में डूबे हुए जहाजों का पता कर सकते हैं, और कोई दुश्मन देश की पनडुब्बी यदि हमारी सीमा में घुस रही है तो इसके द्वारा हम उसका भी पता कर सकते हैं। समुद्र के अंदर छिपी हुई चट्टानों को हम पता कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है? सोनार में दो युक्तियां होती हैं, एक प्रेषित और एक संसूचक। प्रेषित के द्वारा पराध्वनि तरंगों को भेजने का कार्य किया जाता है, और जब पराध्वनि तरंगें किसी अवरोध से टकराकर वापस आती हैं तो संसूचक उन्हें ग्रहण करता है। यदि हम द्रव में ध्वनि की चाल का पता कर लें और प्रेषित्र के द्वारा भेजी गई पराध्वनि तरंगें और संसूचक के द्वारा प्राप्त पराध्वनि तरंगों के समांतर को यदि हम पता कर लें तो समुद्र की गहराई को हम आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये डी दूरी है और यहाँ समुद्र की गहराई से टकराकर ये पराध्वनि तरंगें वापस हो रही हैं, तो डिस्टेंस कवर की गई डी जाने में और डी आने में, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहां से d इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2, इस तरह से हम पराध्वनि तरंगों के कारण के द्वारा समुद्र की गहराई भी माप सकते हैं और डूबे हुए जहाजों का पता कर सकते हैं, समुद्र के अंदर छुपी हुई चट्टानों का पता कर सकते हैं, और कोई भी दुश्मन देश की पनडुब्बी यदि हमारी सीमा में घुसती है तो उसका भी पता कर सकते हैं। तो सोनार के अंतर्गत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि का जो चैप्टर है स्टूडेंट 9th क्लास के लिए कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं आप सभी से।